यह मूल रूप से उनका विचार था। मौके पर ही गलती हो गई। अगर पेंगस इसका पता लगा लेते तो वो भाग नहीं पाता। ये देखकर कि डाकू जा रहे थे, उसने कहा, रुको। किसी दबंग नेता ने खराब आवाज में कहा। उसने सोचा था कि यह बहुत आसान काम है, लेकिन अब इंसान की जिंदगी है, उसका मूड जाहिर तौर पर बहुत खराब है। पहले मत जाओ। ये देखकर कि कैतियान मूड प्रतीत होता है, वो जानता है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपने दिमाग को स्थिर किया और गैंगस्टरों से कहा, आप लोग उसके शरीर को निकालने में मदद करें, और आसपास कोई नहीं है और वहां है कोई निगरानी नहीं, जब तक इलाज साफ सुथरा है। अगर आप यह नहीं कहेंगे, अगर हम नहीं बताएंगे, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करते, आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। इस समय कैतियान जवाब देता दिख रहा था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुंडों की ओर तीखी नजरों से देखा और बोला, अगर आज के मामले पर बात करनी है तो पहले बेहतर मत बनो। वे गैंगस्टर झिझक रहे हैं। जाहिर तौर पर वे इसे उजागर नहीं करना चाहते। आखिरकार ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि वे इसे कैतियान पर थोप सकते हैं। ये सियाय तियान के कारण भी है। हालांकि उन्हें उस समय दंडित किया जाएगा। जब तक आप शरीर की मदद करेंगे और यह नहीं बताएंगे कि आज क्या हुआ, मैं आप में से प्रत्येक को 10 लाख दे सकता हूँ। कैतियान ने कहा कि आज रात जो हुआ उसे छुपाने के लिए उसे जीविकोपार्जन करना पड़ा। लाख सुनो। उन गैंगस्टर्स की आंखें बल्ब की तरह चमकीली हैं। वे बस एक अच्छा जीवन जीने के लिए निकले थे। अपनी क्षमता के साथ वे शायद अपने जीवन काल में 10 लाख नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अब वे इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी स्थानांतरित हो गए हैं। ठीक है। एक दूसरे पर नजर डालने के बाद गैंगस्टर कैतियान के प्रस्ताव पर सहमत हो गए, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। सियाय तियानहे और लाओ यू को राहत मिली है। हालांकि ये दोनों ही जानते हैं कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है। पेन चेनफू बिना किसी कारण के गायब हो जाता है। पेंगस हार नहीं मानेंगे। हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें इसी बारे में सोचने की जरूरत है। उसके बाद कई गैंगस्टर पेन चेनफू के शव के साथ कोने से चले गए, जबकि कैद तियान और लाओ यू दोनों एक जटिल मूड में थे। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को स्पष्ट रूप से पता नहीं चला कि कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा है। सियाय तियानहे और लाओ यू ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। कोने से निकलने के बाद वे सीधे शहर के बाहर की ओर चले गए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात पेन चेनफू के शरीर से निपटना है। केवल जब शरीर वास्तव में नष्ट हो जाता है तो उन्हें अस्थायी सुरक्षा माना जा सकता है। वीचैट कोड सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 791 मैंने मार डाला। हुआंग फेंग सियाय तियान के साथ शहर से बाहर नहीं गए। वैसे भी उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है, इसलिए उन लोगों का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं है। शहर से बाहर जाते समय कै तियानहे और लाओ यू धीरे धीरे शांत हो गए। हालांकि वे अभी भी डरे हुए थे। हालांकि उन्होंने व्यवस्था की थी, लेकिन ये सुरक्षित नहीं था। वे पेन परिवार की ताकत को जानते थे और गहन जांच करना चाहते थे। यह कोई बहुत कठिन बात नहीं थी, भले ही उनकी मुख्य शक्ति शाही राजधानी किनगई प्रांत में न हो। क्या करूं क्या करूं, कै तियान ने खुद से कहा कि वो और लाओ यू कार में केवल 2 लोग थे। जहां तक अन्य गैंगस्टरों और पेन चेनफू के शवों की बात है, वे दूसरी कार में थे। कै शाओ, चिंता मत करो, ये ठीक है। हालांकि लाओ यू डर गया था, फिर भी वो इस समय कै तियान को सांत्वना देना चाहता था। यदि वो यह नहीं कहता कि यह ठीक है, तो कै तियान को याद रहेगा। पेन चेनफू को हराने का विचार पुराने जमाने का है। यदि उसे यह विचार न होता तो आज शाम को ऐसा न होता। सियाय तियान लाओ यू को थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक सका और गुस्से में कहा, ये सब तुम ही हो। अगर ये तुम्हारा बुरा विचार नहीं होता तो चीजें ऐसी नहीं होती। ये सब तुम्हारी गलती है। लाओ यू ने अपना पीटा हुआ चेहरा ढंक लिया और कहा, कै शाओ, नाराज मत हो। ये पहले से ही ऐसा है, फिर से गुस्सा होना बेकार है। अब हमें जो करना है वो ये सोचना है कि बिना कुछ छोड़े परिणाम से कैसे निपटे छिपे हुए खतरे। धिक्कार है, मैं नाराज हो गया हूँ। कैतियान ने फिर से एक शब्द कहा, लेकिन उसने अब लाओ यू से लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि लाओ यू सही था और अब फिर से गुस्सा होना बेकार है। आप क्या करने को कहते हैं? कैटेन ने लाओ यू से पूछा। ये लाओ यू ने कुछ देर सोचा और कहा, पेन चेनफू की मृत्यु निश्चित रूप से ज्ञात होगी। इसके अलावा कै शाओ, आप उससे संपर्क करने वाले अंतिम व्यक्ति हैं और क्लब के उन लोगों ने इसे देखा है, इसलिए एक बार उनकी मौत की खबर लीक हो गई है। सबसे ज्यादा संदेह आप पर है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, कै तियान ने पीले चेहरे के साथ कहा। वह सही था। पेन चेंगफू की आखिरी उपस्थिति क्लब में थी और उनके साथ वे स्वयं भी थे, इसलिए उनका शक वाकई सबसे बड़ा है। सियाई शाओ के बारे में चिंता मत करो, हम दूसरों को दोष नहीं देंगे। लाओयू ने कहा, अब ये सिर्फ एक दुर्घटना है। आइए उन गैंगस्टरों को कुछ और पैसे दें। उस समय उनमें से कुछ को सामने आने दें और स्वीकार करें कि उन्होंने पेन चेनफू को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें दूसरों द्वारा निर्देश दिया गया था। मैं इस तरह उनके अपराध हल्के होने चाहिए। अगर उनके पास पर्याप्त पैसा है तो वे सहमत होंगे। सियाई तियान ने सिर हिलाया। उनके संज्ञान में दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता है। यदि है तो ये जरूर है कि पैसा पर्याप्त नहीं है। जब तक वो उन लोगों को पर्याप्त धन देता है और उन्हें दोष लेने देता है, यह असंभव नहीं है। उसने वादा किया कि वो उनके अंदर जाने के बाद गतिविधियों में उनकी मदद करेगा, ठीक है? ये सोचकर कै तियान का चेहरा थोड़ा और सुंदर हो गया है और उसके दिल में डर बहुत कम हो गया है। उन्होंने लाओ यू से कहा, आपको तर्कसंगत होने की जरूरत है, लेकिन उनमें से कई हैं, मुझे डर है कि वे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ये पेन परिवार से बदला लेने से बेहतर है, लाओ यू ने कहा। सियाई तियान ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। हालांकि उन्हें अपने पिता से गुजरना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। इसके अलावा कै तियान भी जानना चाहता था कि उसके पिता क्या सोचते हैं। आखिरकार उसके पिता अधिक अनुभवी हैं और उनके पास बेहतर तरीका हो सकता है। इसलिए पेन चेनफू के शरीर से निपटने के बाद कै तियान और लाओ यू ने पहले गैंगस्टरों को स्थिर किया और फिर कै तियान जल्दी से घर चले गए।
जब कैतियान घर लौटी तो कई यूरे को आराम नहीं मिला। ये देखकर कि वो इतनी देर से वापस आया, उसे गुस्सा आया। हालांकि उसने सोचा कि पेन चेंगफू के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा सहने के लिए मजबूर था और इसे बाहर नहीं जाने दिया। वापस पहले आराम करने जाओ और बाद में जल्दी वापस आने की कोशिश करो, कई यूरे ने अपने बेटे से कहा। हालांकि कैतियान ने आज भी अपने पिता को हमेशा की तरह अपने कमरे में लौटने से नहीं रोका। इसके बजाय वो अपने पिता के पास आया और चेहरे पर कुछ झिझक के साथ बैठ गया। क्या बात है, क्या कुछ गड़बड़ है? अपने बेटे की असामान्यता देखकर कई यूरे ने अपना अखबार नीचे रख दिया और पूछा। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कैतियान ने आशंका से अपने पिता की ओर देखा और कहा। क्या बात है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल भी आदमी जैसा नहीं है, कई यूरे ने कहा। ऐसा कहने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं होगे या मुझे नहीं मारोगे, कैतियान ने जोड़ा। क्या आप फिर मुसीबत में हैं? कई यूरे अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी कैतियान को आपदा से निपटने के लिए उसकी जरूरत होती है, वो हमेशा यही रास्ता दिखाता है। कुआ, कैतियानिंग ने कहा। ठीक है, ये पहली बार नहीं है। तुम्हारे पिता की ग्रहण करने की क्षमता इतनी खराब नहीं है। वो तुम्हें गुस्सा नहीं करेंगे या तुम्हें पीटेंगे नहीं। अगर हर बार तुम्हारे परेशान करने पर मैं क्रोधित होता तो मैं तुमसे नाराज हो जाता, कई यूरे ने कहा। बस मुझे यही कहना है, कैतियान ने कहा। अपने पिता के चेहरे पर अधीरता देखकर उसने जारी रखा। मैंने लोगों को मार डाला। क्या? अपने बेटे की बातें सुनने के बाद कई यूरे अचानक उठ खड़े हुए। हालांकि कैतियान पहले भी मुसीबत में रहा होगा, लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। अप्रत्याशित रूप से इस बार उसने लोगों को मार डाला। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा देर तक बाहर उपद्रव मत करो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अब उपद्रव और भी बदतर होता जा रहा है। पहले लोगों को पीटना होता था, लेकिन अब लोगों को पीटना अच्छा नहीं है। ये सीधे तौर पर लोगों को मार रहा है ना? क्या आप तैयार होने से पहले मुझे नाराज करना चाहते हैं? कई यूरे ने अपने बेटे को डांटा। उसी समय कई यूरे भी अपने दिल में खुद को दोषी मानते हैं। वो वास्तव में अपने बेटे की ज्यादा परवाह नहीं करता है। नतीजा ये हुआ कि लड़के पर एक के बाद एक मुसीबतें आती गई। इस बार उसने वास्तव में लोगों को मार डाला। अगली बार क्या होगा? यह क्या हो सकता है? कई यूरे ने महसूस किया कि उसके दिल में क्रोध को दबाना अधिक कठिन था। उसका दाहिना हाथ ऊपर था और वो अपने बेटे को मारना चाहता था। पिताजी, आपने वादा किया था कि मुझे नहीं मारेंगे, कैतियान ने जल्दी में कहा। सियाई यूरे का हाथ नियंत्रण में रुक गया। उसकी नाक में दम हो गया और उसने अपने बेटे की ओर देखा। आखिरकार उसने ठंडी सांस ली और अपना हाथ नीचे रख दिया। कैतियान को राहत मिली। मुझे बताओ, क्या हो रहा है? लोगों को क्यों मारे? उन्हें किसने मारा? अगर कोई और जानता है तो मुझे स्पष्ट रूप से बताएं, अन्यथा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कई यूरे ने अपने बेटे से कहा। सियाई तियान ने देखा कि उसके पिता वास्तव में खुद से लड़ने का इरादा नहीं रखते थे, इसलिए वो साहस के साथ दौड़े और कहा, मैंने पेन चेंगफू को मार डाला। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 792 कोई प्रतिधारण नहीं। क्या आप क्या कहते हैं? कई यूरे, जो अभी अभी बैठा था, ऐसे उछला जैसे कि सोफे पर कीले हों। उसने आश्चर्यचकित चेहरे से अपने बेटे की ओर देखा और पूछा, तुमने किसे मार डाला? पेन चेंगफू। अपने पिता की भयभीत आंखों को देखकर कैतियान को फिर से फुसफुसाना पड़ा। कुआ। जैसे ही कैतियान ने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया। विशाल बल ने अचानक कैतियान को जमीन पर गिरा दिया। सियाई तियान के मुंह के कोनों पर लाल रंग का खून दिखाई दे रहा था। बहते खून के साथ 2 सफेद दांत भी थे। सियाई यूरे ने जमीन पर पड़े अपने बेटे की ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुमने पेंग चेंगफू को मार डाला। सियाई तियान ने पहली बार अपने पिता की गलती देखी है। वो डर से भरा हुआ है। वहीं अपने पिता के प्रदर्शन से उन्हें मामले की गंभीरता का फिर से एहसास होता है। हालांकि इस समय वो अपने पिता को और अधिक नहीं छुपा सकता। मामला जितना गंभीर है, उसे अपने पिता की मदद की उतनी ही जरूरत है। हाँ पिताजी, मेरी बात सुनो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं बस उसे हराना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से मैंने अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रखा और उसे मार डाला, कैतियान ने जल्दी से समझाया। मेरा इरादा आपको ऐसा करने देने का नहीं था। मैं आपका स्पष्टीकरण सुनूंगा। क्या पेंग आपकी बात सुनेंगे? कई यूरे को यकीन है कि उसने अभी सही सुना है और उसका दिल गुस्से और डर से भरा है। उसने सोचा था कि वो भविष्य में अपने बेटे को अच्छी तरह से अनुशासित करेगा, लेकिन अब उसे लगता है कि सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। इस बार उनके बेटे ने उनके लिए एक विपत्ति पैदा की है, एक विपत्ति जो उनके काई परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सियाई यूरे ने अपने बेटे को पीटते हुए उस पर हमला बोल दिया। हालांकि अगर ऐसा है तो भी यह उसके डर को कम नहीं कर सकता। आखिरकार यह कोई छोटी बात नहीं है। जब उनके बेटे ने लोगों को मारने की बात कही तो उन्हें गुस्सा आ गया। आखिर परेशानी वाली बात तो है, लेकिन उसे ज्यादा डर नहीं था। कई के परिवार के पास अभी भी किंग प्रांत में सत्ता है जिसे वो मारना चाहता है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो अभी भी इससे निपट सकता है, लेकिन उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी और कुछ परेशानियां बढ़ जाएंगी। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इतने कठिन व्यक्ति को तुरंत मारने का विकल्प चुनेगा। पिताजी, लड़ना बंद करो, दर्द होता है। कृपया पिताजी, लड़ना बंद करो। कैतियान को कई यूरे ने बिना किसी प्रयास के हरा दिया। वो चिल्लाया और दया की भीख मांगी। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मुझे परेशानियां पैदा करना पसंद है। कई यूरे का इरादा बिल्कुल भी रुकने का नहीं था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो उसके दिमाग से बाहर नहीं निकल पाता। सियाई तियान को कुछ ही घंटे पहले दूसरों को पीटने की उम्मीद नहीं थी। परिणाम स्वरूप उसे उसके पिता द्वारा पीटा गया। सौभाग्य से उसके पिता अभी भी जानते हैं कि खुद को कैसे नियंत्रित करना है और उनका इरादा उन्हें मारने का नहीं था। हालांकि कई यूरे गुस्से में है। कैतियान आखिरकार उनका इकलौता बेटा है। अगर वो कोई बड़ी गलती भी कर दे तो भी वो उसे मारने से कतराता है। काफी देर तक लड़ने के बाद कई यूरे आखिरकार रुकी और कैतियान की ओर देखा, जो जमीन पर लेटा हुआ था और लगातार करा रहा था, और कहा, कहो क्या मामला है?
एक शब्द भी मत चुको। जब कै तियान ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अपने दर्द की परवाह नहीं कर सका। उसने झट से सारी कहानी बता दी। तो क्या इस विचार को लाओयू कहा जाता है? कई यूरे ने कहा, उन्होंने भी इस शाम में भाग लिया? ठीक है, ये उसका बुरा विचार है, अन्यथा आज ऐसा नहीं होगा, कै तियान ने कहा। यह भी आपकी अपनी मूर्खता है, दूसरे क्या कहते हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, कई यूरे ने गुस्से में कहा। और क्या आपको यकीन है कि आपने पेन चेंगफू को मार डाला? मुझे नहीं पता, उस समय हर कोई उसे मार रहा था, यह अराजक था। कै तियान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, लेकिन उस समय छड़ी पकड़ने वाला मैं अकेला था, अन्य लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था। कै तियान का सिर वास्तव में खुल गया था, मुझे ये करना चाहिए था। सियाई तियान खुद निश्चित नहीं है, आखिरकार उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। उस समय ये बहुत अराजक था, हालांकि वो सबसे अधिक संभावना वाला था। अपने बेटे की बातें सुनने के बाद कई यूरे ने तुरंत कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली और न जाने क्या सोच रहे थे। इस समय कै तियान ने चुपके से अपनी पिटी हुई जगह को रगड़ा और अपने पिता के ध्यान में खलल डालने की हिम्मत नहीं की। वे लोग नहीं रह सकते। बहुत देर तक कई यूरे ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और कहा, केवल मृत ही रहस्य रख सकते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर सियाई तियान का दिल कांप उठता है। आखिरकार वो अपने पिता की तरह दृढ़ निश्चयी नहीं है। आज उसके जीवन का ये पहला अवसर है। हालांकि उनके पिता ने कम समय में कई लोगों की जिंदगी तय कर दी। पेन चेंगफू के शरीर के बारे में क्या? कई यूरे ने पूछा। ये हो गया, ये शहर से बाहर है, कै तियान ने कहा। साई यूरे ने सिर हिलाया और कहा, आप और बूढ़ा आदमी अच्छे हैं, आप दोष लेने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या पेन एक आम परिवार है? पेन की जांच के तहत क्या आपको लगता है कि वे लोग अपना मुंह बंद रख सकते हैं? एक रहस्य रखें आपके लिए, और बूढ़ा आदमी, आपको नहीं लगता कि वो आपको धोखा देगा? अपने पिता के अलंकारिक प्रश्नों के सामने कै तियान को नहीं पता था कि उनका उत्तर कैसे दिया जाए। निस्संदेह वो इसकी गारंटी नहीं दे सका। उसने सोचा कि इसे पैसे से सुझाया जा सकता है, लेकिन अब लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। सियाई तियान ने कुछ असमंजस में अपने पिता से पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? बेशक, उन्हें हमेशा के लिए चुप रहने दो, कई यूरे ने कहा। इस तरह आप उन्हें कल हमारे घर के एक क्लब में आमंत्रित करेंगे, और फिर ऐसा करेंगे। हालांकि कई यूरे अपने बेटे की परेशानी से नाराज है, इस समय वो केवल उसकी यथासंभव मदद कर सकता है, अन्यथा उसका बेटा निश्चित रूप से नाराज पेन परिवार द्वारा फाड़ दिया जाएगा। अपने पिता की योजना सुनने के बाद कै तियान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ कांपते हुए कहा, इस तरह क्या ये होगा? क्या ये होगा? यह क्या होगा? क्या आप कोई बेहतर तरीका है? और क्या हम वास्तव में केवल पेंगस से डरते हैं? बाकी को हमारे परिवार के प्रभाव से हल नहीं किया जा सकता है, कई यूरे ने कहा। सियाई तियानज़ेंग अपना मुंह खोलता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप सिर हिला देता है। ठीक है, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। अब आराम करने जाओ, याद रखना, हाल ही में मुझे छुट्टी दे दो। अगर तुमने दोबारा परेशानी की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। कई यूरे ने अपने बेटे को चेतावनी दी कि वो वास्तव में अपने बेटे की परेशानी पैदा करने की क्षमता से डरता है। यदि वो ऐसे ही चलता रहा तो देर सवेर उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, कै तियान ने सिर हिलाया और कहा। उसके बाद वो आराम करने के लिए ऊपर की ओर लंगड़ाते हुए चला गया। वी चैट कोड सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 793 SMS। पीछे जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे तो बाई जियाओरो पहले ही वापस आ चुकी थी। जब उसने हुआंग फैंग को वापस आते देखा तो उसने नमस्ते कहा। कुआ, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। जैसे ही वो अपने कमरे में वापस जा रहा था उसे बाई जियाओरो ने रोका। मैं आपको पिछली बार अस्पताल में शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के नेता की मौत के बारे में कुछ बताऊंगा, मैं पहले ही देख चुका हूँ, बाई जियाओरो ने कहा। हुआंग फैंग ने जो कहा उसे सुनकर आश्चर्य हुआ। उस घटना को काफी समय हो गया है। अप्रत्याशित रूप से अब आखिरकार उसकी भौहें तन गई। क्या स्थिति है? यह उस अस्पताल के उपाध्यक्षों में से एक से संबंधित है। हम हाल ही में एक त्वरित जांच कर रहे हैं, वाई जियाओरो ने कहा। उपाध्यक्ष हुआंग फैंग हैरान था। वो नहीं जानता था कि ऐसा व्यक्ति विदेश में भाड़े की रेजिमेंट में कैसे शामिल हो सकता है। हालांकि अगर अस्पताल में कोई आंतरिक कर्मचारी नहीं था तो ये बहुत मुश्किल लग रहा था। इतना खराब भी नहीं, वाई जियाओरो ने सिर हिलाया। वैसे मेरे पास आपके लिए एक और प्रश्न है। क्या चल रहा है? हुआंग फैंग ने पूछा। क्या आप पेन के परिवार के साथ संघर्ष में हैं? वाई जियाओरो से पूछा। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो हुआंग फैंग और पेन चेंगफू के बारे में जानते हो, और उन्होंने बाई जियाओरो को नहीं बताया है। अब बाई जियाओरो ने पूछा है, जाहिर है वो क्या जानता है। ठीक है, हाल ही में पेन चेंगफू नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ विरोधाभास हुए हैं। वो आपके मुंह में पेन का व्यक्ति होना चाहिए, हुआंग फैंग ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं, बाई जियाओरो ने कहा। जब मैं सम्राट की राजधानी में था मैंने सुना था कि एक सामान्य प्लेबॉय में अधिक क्षमता नहीं होती है, लेकिन उसका स्वभाव छोटा नहीं होता है और वो लाभ या हानि नहीं कर सकता है। ये देखा जा सकता है कि बाई जियाओरो के पास पेन चेंगफू के बारे में अच्छी धारणा नहीं है। जब पेन चेंगफू की बात आती है तो उसका चेहरा नापसंदी से भरा होता है। हालांकि इस आदमी के साथ एक संघर्ष है, आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे मिली जानकारी के अनुसार पेन परिवार का एक गार्ड शाही राजधानी छोड़कर जियांगजू आया था। ऐसा कहा जाता है कि उसे हुआंग फैंग नाम के एक व्यक्ति से निपटना था। मैंने सोचा था कि उसका नाम पहले भी यही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में आप ही है, बाई जियाओरो ने कहा। बाई जियाओरो के शब्दों को सुनकर हुआंग फैंग को अपने दिल में उछाल महसूस हुआ, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन किसी गार्ड को मुझे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लापरवाह मत बनो। पेंजिया के सभी गार्ड विशेष बलों से सेवानिवृत्त हैं। उनके पास कुछ क्षमताएं हैं, और क्या उनके पास व्यवहारिक अनुभव है, और वे जानते हैं कि लोगों को कैसे मारना है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें।
बाई जियाओरो मुझे याद दिलाती है। ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। हुआन फैंग ने कहा कि उन्होंने बाई जियाओरो को यह नहीं बताया कि गार्ड को उसके द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि पेंग परिवार आखिरकार एक बड़ा परिवार है, और हुआन फैंग को नहीं पता था कि पेंग को अपमानित करने से बचने के लिए बाई जियाओरो खुद को ऊपर भेजेगी या नहीं, परिवार और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को शामिल होने देना। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला? हुआन फैंग ने संदेह से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि बाई जियाओरो और पेंगस के बीच अब ज्यादा मेलजोल नहीं है, इसलिए हमें पेंगस के गार्ड के ठिकाने के बारे में इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बाई जियाओरो ने कहा। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो लंबे समय से पेंगस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पेंगस के पास एक बड़ी समस्या है, लेकिन सबूत पर्याप्त नहीं है। साथ ही पेंगस का प्रभाव बहुत अधिक है, इसलिए हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है। जब गार्ड राजधानी छोड़कर जियांगजू आया तो हमें इसकी जानकारी थी, क्योंकि मैं जियांगजू में था, इसलिए मुझे भी खबर की जानकारी दी गई। जब वो जियांगजू पहुंचा तो गार्ड गायब हो गया। मैं देख रहा हूँ उसका ठिकाना, लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं मिला है, इसलिए आपको सावधान रहने के लिए याद दिलाना बेहतर होगा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाई जियाओरो कल घर पर नहीं थी, वो ऐसा करने के लिए बाहर गई थी। धोने के बाद मैं अपने कमरे में हुआन फैंग के पास वापस चला गया। मैं सुयुमो को फोन करने जा रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने सबसे पहले तांग मुक्सु को एक संदेश भेजा। वो आदमी आपको फिर से परेशान नहीं करेगा। हुआन फैंग को नहीं पता था कि वो टैंग मिक्स्यू के बारे में कैसा महसूस करता है। हालांकि वो हमेशा उसे एक दोस्त और सुयुमो के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में सोचता था, लेकिन जब वो उस रात रसोई में जो हुआ उसके बारे में सोचता था तो उसे थोड़ा गर्म महसूस होता था, खासकर जब वो सुयुमो से संबंधित था। हुआन फैंग को उसी समय दोषी महसूस हुआ। मेरे दिल में मैं थोड़ा उत्साहित था, और हुआन फैंग तांग मिक्स्यू के रवैये में बदलाव को महसूस कर सकता है, जिससे वो न केवल परेशान होता है बल्कि इसका आनंद भी लेता है। आखिरकार हर कोई ऐसी खूबसूरत महिला की देखभाल का आनंद नहीं ले सकता, विशेष रूप से जब हुआन फैंग के पास किसी अन्य समय और स्थान में निंग वुशुंग जैसा कोई व्यक्ति होता है। तो हुआन फैंग कभी कभी सोचते हैं कि क्या वो वास्तव में एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। बेशक इससे पहले कि उसे यकीन हो जाए कि सुयुमो उसे हिजड़ा नहीं बनने देगी, वो बस इसके बारे में सोचता है और हिलने की हिम्मत नहीं करता। आज ही पेन चेंगफू को मारने के बाद हुआन फैंग तांग मिक्स्यू को एक संदेश भेजने में मदद नहीं कर सकता। वो जानता है कि टैंग मुक्सु पेन चेंगफू के उत्पीड़न और रुकावट से परेशान हो गया है। उसे इस बारे में बताने से ये भी उम्मीद है कि वह आराम कर सकेगी। बेशक हुआन फैंग ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा। हुआन फैंग ने इस संदेश को भेजने का कारण ये बताया कि जब तांग मुक्सु ने पेन चेंगफू की मौत की खबर सुनी तो वह जानना चाहता था कि यह उससे संबंधित था, कि वो अपनी पिछली प्रतिबद्धता को नहीं भूला था और वो उससे छुटकारा पाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसके परिवार के नियंत्रण का पेन चेंगफू तो बस शुरुआत थी। इस समय टैंग मुक्सु अभी भी अपने मोबाइल फोन से खेल रही है, लेकिन उसका चेहरा झिझक से भरा है। वो हुआन फैंग के साथ संदेश भेजना या फोन कॉल करना बहुत चाहती है, लेकिन वह नहीं जानती कि उसकी पहचान किस तरह की होनी चाहिए और वो कौन नहीं है। हुआन फैंग को अब बहन यूमो से बात करनी चाहिए, तांग मुक्सु ने कड़वाहट से सोचा। हालांकि इससे पहले कि वो इसके बारे में सोच पाती, उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन जलती है, जिससे पता चलता है कि एक टेक्स्ट संदेश है जिसकी उसे पहले परवाह नहीं थी। परिणाम स्वरूप टेक्स्ट संदेश हुआन फैंग का नंबर दिखाता है। जब तांग मुशितिन उत्साह से उठी और संदेश खोला, लेकिन संदेश देखने के बाद वो थोड़ा भ्रमित हो गई। वो नहीं जानती थी कि हुआन फैंग का क्या मतलब है और उसके मुंह में कौन लड़का था। हालांकि हुआन फैंग के इस संदेश के साथ टैंग मिक्स्यू के पास हुआन फैंग को कॉल करने का एक बहाना है। इसे पढ़ने के बाद जी मेंगजियाओ आसपास नहीं है, इसलिए उसने हुआन फैंग को फोन किया। तांग मिक्स्यू की कॉल देखकर हुआन फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने भविष्य में टैंग मुक्यू को एक टेक्स्ट संदेश के साथ उत्तर दिया होगा। अप्रत्याशित रूप से उसने सीधे फोन किया। हालांकि हुआन फैंग सफल हो गया। हेलो हुआन फैंग, आप अभी तक सोए नहीं है? फोन से टैंग मिक्सू की आवाज आई। अच्छा, क्या तुम्हें आराम नहीं मिला? हुआन फैंग ने पूछा। हाँ, वैसे आपके टेक्स्ट संदेश में उस वाक्य का क्या अर्थ है? टैंग मिक्सू से पूछा। ये दिलचस्प नहीं है, मुझे 2 दिनों में पता चल जाएगा, हुआन फैंग ने कहा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मैं D66, आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 794 बॉयफ्रेंड के लाभ। क्या बात है, ये रहस्यमय है, टैंग मिक्स्यू ने कुछ असंतोष के साथ कहा। हुआन फैंग बस मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे आपकी चोट कैसी है? मैं आपके लिए सूप बनाने जा रही हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, तांग मुक्यू ने कहा। ये सब ठीक है, चिंता मत करो, हुआन फैंग ने कहा। आप ठीक होगे, तांग मिक्स्यू ने कहा। हालांकि अगर आप मुझे इतनी देर से फोन करते हैं तो क्या आपको बहन यूमो से ईर्ष्या होने का डर नहीं है? जैसे ही हुआन फैंग रुका, उसने कहा, वो नहीं जानती। ओह, लोमड़ी की पूंछ लीक हो रही है। सिस्टर यूमो को नहीं पता। क्या आप अपनी इच्छानुसार अन्य लड़कियों को बुला सकते हैं? टैंग मिक्स्यू का उद्देश्य हुआन फैंग के शब्दों में खामियों को पकड़ना है। मेरा यह मतलब नहीं है, तुम कोई दूसरी लड़की नहीं हो, हुआन फैंग ने जल्दी में कहा। फिर मैं क्या हूँ? टैंग मुक्यू की आवाज कुछ उम्मीदों से भरी हुई लगती है। आप मेरे दोस्त हैं, हुआन फैंग ने कहा। सिर्फ दोस्त? टैंग मुक्यू उनकी बातों से निराश लग रहे हैं। बिल्कुल, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों जारी रखा। आप क्या सोचते हैं कि रिश्ता क्या है? डॉन मुशर्टन ने थोड़ी देर तक हुआन समिट के ऐसा कहने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने तुरंत उत्तर दिया, केवल सामान्य दोस्तों का रिश्ता ही नहीं। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि जब वो पूछेगा, तांग मिक्सू ऐसा कहेगा। उसने झिझकते हुए कहा, मुक्यू, तुम्हें पता है, मैं और यूमो से। बेशक, मैंने यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें कैसे चाहता था, तांग मुक्यू ने कहा। टैंग मिक्स्यू को स्वाभाविक रूप से पता है कि हुआन फैंग और सुयू प्यार में है। सू की भाषा उसके दोस्त और गर्लफ्रेंड है। वी चैट सार्वजनिक नंबरों की खोज करता है।
मडी 66, आप अकेले हैं, आपकी छोटी बहन आपको फिल्मों से उत्साहित करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 795 माल तैयार। टैन मिक्सियो ने फिर हंसी भरी अभिव्यक्ति बनाई और कहा, क्या आप कुछ और रोमांचक देखना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो और भी बुरा लग रहा है। हुआन फैंग लौट आए। अगर तुम नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, मैं किसी और के पास जाऊंगा, तान मुक्यू ने कहा। हिम्मत करो, मैं इसे भविष्य में केवल अकेले ही देख सकता हूँ। हुआन फैंग तुरंत लौट आए। ईर्ष्या। टैन मिक्सियो बिस्तर पर लेटी हुई खिलखिला रही है, जाहिर तौर पर अच्छे मूड में है और हुआन फैंग की प्रतिक्रिया उसे बहुत संतुष्ट करती है। नहीं, हुआन फैंग ने कहा और फिर उसने कहा, जल्दी आराम करो मेरी प्रेमिका। 3 शब्दों गर्लफ्रेंड को देखकर टैंग मुक्सू को लगता है कि वो शहद से भी ज्यादा प्यारी है। जाहिर है हुआन फैंग ने अपने पिछले बयान को स्वीकार कर लिया है। शुभ रात्रि मेरे प्रेमी, टैंग मुक्यू ने कहा। उसके बाद उसने एक चुंबन भेजा। शुभ रात्रि। हुआन फैंग भी लौट आए। बाद में हुआन फैंग ने अपना मोबाइल फोन रख दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज रात तान मिक्स्यू से बात करना चाहता है। पेन चेंगफू का मामला सुलझ गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। अब उसकी एक और प्रेमिका है और उसने सु युमो की पलकों के नीचे तान मिक्सू के साथ एक और प्रेमिका रखने का फैसला किया है। गुप्त प्रेम, अब इसके बारे में सोचें। हुआन फैंग कुछ पागल, कुछ अविश्वसनीय महसूस करता है। मैं गंदगी की सड़क पर हूँ यार, और मैं आगे और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। निंग अतुल्य के एक और समय और स्थान के बारे में सोचें। अब एक और तान मिक्स्यू है। मुझे भाषा फॉर्म के लिए और अधिक खेद है। हालांकि तान मिक्स्यू की कार्रवाई ने हुआन फैंग को भी बहुत प्रभावित किया। ऐसी महिला को मना करना उसके लिए कठिन होता है। और दूसरी तरफ टैंग मिक्स्यू हुआन फैंग जितना जटिल नहीं है। अब वो केवल आनंद से भरी है। हुआन फैंग के साथ उसका रिश्ता आखिरकार एक कदम आगे बढ़ गया है। हालांकि वो केवल उसकी पीठ पीछे उसकी प्रेमिका हो सकती है। टैंग मुक्यू संतुष्ट है। इससे पहले कि वो शादी कर ले, आखिरकार उसका एक वास्तविक प्रेम संबंध हो सकता है। तुम किस बात पर हंस रही हो टैन फॉक्स? क्या कुछ इतना अजीब है? इस समय जी मिंगजियाओ अंदर आई। उसने तान मुक्सू को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। वहां एक व्यक्ति हंस रहा था। मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। टैन मिक्स्यू जी मिंगजियाओ की आवाज से चौंक जाती है और अवचेतन रूप से अपना मोबाइल फोन उसके पीछे छिपा देती है। फिर वह कहती है, जी मिंगजियाओ, तुम चुपचाप क्यों नहीं चलती? यह अजीब और डरावना है। इसके अलावा जब तुम बाद में आओगे तो क्या तुम दरवाजा खटखटा सकते हो? कौन सा दरवाजा? क्या आपके पास छिपाने के लिए कुछ है? जी मिंगजियाओ ने पूछा। तुम्हें क्या हुआ है? अपना सेलफोन छिपाओ और मुझे दिखाओ। तुम्हें ये क्यों दिया जाए? वो मैं हूँ तारांकन, टैन मुक्यू ने कहा। ठीक है, अगर तुम इसे मुझे नहीं दिखाओगी तो मुझे पता है कि तुम अपने प्रेमी के साथ चैट कर रही होगी। मुझे नहीं पता कि क्या छिपाऊं, जी मिंगजियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आप परवाह नहीं कर सकते, तान मुक्यू ने कहा। भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम दोनों प्रेमी एक एक करके रहस्यमय हो गए हो और तुम्हें अनदेखा करते हो। जी मिंगजियाओ के समाप्त होने के बाद वो तान मिक्स्यू के कमरे से चली गई। लेकिन ये पुष्टि करने के बाद कि जी मिंगजियाओ चला गया है, तान मुक्सू ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। फिर उसने पहले हुआन फैंग के साथ चैट रिकॉर्ड को देखा। हालांकि वो जाने के लिए अनिच्छुक थी, फिर भी उसने सभी रिकॉर्ड हटा दिए। यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्ड भी वही थे। वो अपने और हुआन फैंग के बीच हुए समझौते को नहीं भूली। उनके बीच का रिश्ता उजागर नहीं हो सका। हुआन फैंग से डरने की यही स्थिति होगी। जब तक हम हुआन फैंग के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, तब तक अंधेरे में भी भले ही लगातार चैट रिकॉर्ड को हटाना बहुत परेशानी भरा हो, लेकिन टैंग मुक्यू अभी भी बहुत संतुष्ट है। अगले दिन हुआन फैंग सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन उसने तियान जून को कै तियान की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी असामान्य गतिविधि के समय उसे सूचित करने के लिए कहा। दोपहर में हुआन फैंग को तियान जून की प्रतिक्रिया मिली। आज शाम कै तियान ने पेन चेंगफू के आदमियों के साथ भोजन करने के लिए कहा। समाचार जानने के बाद हुआन फैंग ने सोचा कि यह असामान्य था। तियान जून से विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के बाद हुआन फैंग ने यह देखने के लिए जाने की योजना बनाई कि कै तियान रात में क्या करने जा रहा था। तियान जून के फोन काटने के कुछ समय बाद ही हुआन फैंग को सुयुमो से फोन आया और कहा कि वो जो सौंदर्य प्रसाधन चाहता था वो तैयार है और हुआन फैंग किसी भी समय सामान ले सकता है। इतनी तेजी? हुआन फैंग ने आश्चर्य से पूछा कि यद्यपि वो जो सामान चाहता था उसकी कीमत कई मिलियन युआन थी, लेकिन वे छोटी राशि नहीं थे। इसके अलावा हुआन फैंग ने तियानजियाओ समूह में काम किया था। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि तियानजियाओ समूह के पास कई कारखाने थे, लेकिन उत्पादन के लिए हमेशा ऑर्डर कतार में रहते थे। हुआन फैंग ने अभी सुयुमो से कहा कि वो सौंदर्य प्रसाधन खरीदना चाहता है, इसलिए उसे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुयुमो उसे बताएगी कि चीजें इतनी जल्दी तैयार हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि आपके पास गोदाम में वो सामान है जो आप चाहते हैं, इसलिए मैं पहले आपके लिए उनकी व्यवस्था कर दूंगा, सू ने कहा। ये जी मिंगजियाओ के साथ उनकी चर्चा का भी परिणाम है। अच्छा, आपको धन्यवाद। हुआन फैंग को पता है कि क्या हो रहा है। तियानजियाओ समूह के गोदाम में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सामान मौजूद रहेगा। आप इतनी विनम्रता से क्या कर रहे हैं? सु यूमो ने थोड़ा असंतोष के साथ कहा। ठीक है, मेरा स्वागत है। मैं बाद में कंपनी के खाते में पैसा डाल दूंगा। इसके अलावा कृपया इस सूची का पालन करें और उसी मात्रा का एक और बैच तैयार करें। इस बार आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। क्या आप और अधिक चाहते हैं? अब और इंतजार न करें। जब आप ये सभी चीजें बेच दें तो उन्हें फिर से ऑर्डर करें। वो अपने हाथ में बहुत सारा सामान खरीद लेती। उस समय वो अपने हाथ में मौजूद सभी धन का उपयोग करेगी और अंत में सभी धन की भरपाई करेगी। ये ठीक है, आप पहले इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक स्थिर बिक्री चैनल है, इसलिए मुझे बिक्री के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी अधिक चीजें मेरे पास होंगी, मैं उतना अधिक कमाऊंगा। ये प्रदर्शन का भी ख्याल रख रहा है आपकी कंपनी। अगली बार जब जी मिंगजियाओ मुझे देखेगी तो वो मुझे चेहरा नहीं दिखाएगी, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
हुआन फैंग के पीछे 2 अंतरिक्ष समय के रिक्त बाजार हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनमें बड़ी संभावनाएं हैं। भले ही तियानजियाओ समूह केवल उसकी सूची प्राप्त करता है और उसके लिए उत्पादन करता है, वे सामान बेचने के लिए पर्याप्त नहीं है। हुआन फैंग बहुत अधिक कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा, सुयूमो ने कहा। अब आप कंपनी के एक बड़े ग्राहक हैं। अगली बार जब मेंगजियाओ आपको देखेगी तो वो शायद आपकी चापलूसी करेगी। ये बोलते हुए सुयूमो हंसे और हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तब मैं अतीत का बदला लेने के लिए उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। सुयूमो के फोन को लटकाने के बाद हुआन फैंग तियानजियाओ समूह के गोदाम से सौंदर्य प्रसाधन लेने के लिए टीम के पास गए। हालांकि उन्हें उपदेश प्राप्त हो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो एक साथ इतने सारे सौंदर्य प्रसाधन स्थापित नहीं कर सकते थे और जनता के ध्यान में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। वीचैट कोच सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 796 रजोनिवृत्ति। टीम खत्म करने के बाद हुआन फैंग एक अपेक्षाकृत एकांत जगह पर गए और एक गोदाम किराए पर लिया। चूंकि हम अपनी आंखें छिपाना चाहते हैं, हमें सब कुछ करने की जरूरत है। जब वे सौंदर्य प्रसाधन आएंगे तो वे इस गोदाम में जाएंगे और फिर वे नाजी के पास जाएंगे। जब हुआन फैंग ने गोदाम तक टीम का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि तियानजियाओ समूह के मालिक जी मेंगजियाओ और सुयूमो वहां इंतजार कर रहे थे। आप यही प्रतीक्षा क्यों नहीं करते और इसे पहले क्यों नहीं कहते? हुआन फैंग ने बस से उतरने के बाद सुयूमो से कहा। पहली बार जब मैंने आपके साथ एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया तो निश्चित रूप से मैं इसे देखना चाहूंगा, लेकिन जी मेंगजियाओ ने कहा। हेलो जी मेंगजियाओ, मैं अब आपकी कंपनी का ग्राहक हूं, विनम्रता से बोले, अन्यथा हम। हुआन फैंग ने शत्रुतापूर्ण दृष्टि से जी मेंगजियाओ से कहा। और क्या आप अन्य सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों के साथ सहयोग करना चुन सकते हैं? जब आपके पास यूमो जी मेंगजियाओ ने हुआन फैंग को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा। जाहिर है वो हुआन फैंग को अपमानित करने से नहीं डरता था। वास्तव में सुयूमो अकेली आई थी, लेकिन जब उसने हुआन फैंग को कंपनी के खाते में इतनी खुशी से पैसे टाइप करते देखा तो जी मेंगजियाओ ने कहा कि वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करेगी। वो पूर्व कंपनी के छोटे सुरक्षा गार्ड से मिलना चाहती थी। अब वो हुआन फैंग के बारे में उत्सुकता से भरी हुई है और वो नहीं जानती कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। हुआन फैंग सुयूमो को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, जो उसके बगल में मुस्कुरा रही है। वो वास्तव में जी मेंगजियाओ की मदद नहीं कर सकता। उसने सोचा कि इस बार वो एक दूसरे को निचोड़ सकता है। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष अभी भी आश्वस्त है। ठीक है, मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन अपने व्यवसाय की देखभाल के लिए क्या आप अगली बार डिलीवरी की व्यवस्था कर सकते हैं? आखिरकार हुआन फैंग हर बार अकेले नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं, जी मेंगजियाओ ने कहा कि वास्तव में वे कई ग्राहकों को सामान पहुंचाते हैं, खासकर उन बड़े ग्राहकों को। ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग का अनुरोध बिल्कुल भी अत्यधिक नहीं है। हुआन फैंग ने लाखों का सामान ऑर्डर किया। हालांकि कार को लोड करते समय सौंदर्य प्रसाधनों की मात्रा अभी भी उसकी कल्पना से कम थी। ये सुयूमो द्वारा दी गई सस्ती कीमत है, अन्यथा मात्रा कम होगी। हुआन फैंग ने पहले तियानजियाओ समूह में काम किया था, लेकिन उन्हें वास्तव में इन सौंदर्य प्रसाधनों की कीमत की परवाह नहीं थी और उनकी कोई प्रेमिका नहीं थी, इसलिए वो सामान्य समय में सौंदर्य प्रसाधन नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें वास्तव में समझ नहीं आया कीमत। हालांकि हुआन फैंग जानता है कि सुयूफोम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दी गई कीमत दूसरों से भी कम है। सौभाग्य से जब हुआन फैंग के सौंदर्य प्रसाधन अन्य 2 समय और स्थान पर पहुंचते हैं तो वे विक्रेता के बाजार में पूरी तरह से बिक जाते हैं। रात का खाना। सभी सौंदर्य प्रसाधन लोड होने के बाद सुयूमो हुआन फैंग के पास आती है और उससे कहती है। सिनेमा में पिछली घटनाओं के बाद से सुयूमो ने 2 दिनों तक हुआन फैंग को नहीं देखा है, क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा गपशप कर रही थी और वह हुआन फैंग को देखने में भी शर्मा रही थी। उसने हुआन फैंग को 2 दिनों के लिए ठंड में छोड़ दिया। सुयूमो का दिल थोड़ा गुस्से में था, इसलिए उसने आज निमंत्रण भेजने की पहल की। रात में हुआन फैंग झिझके। वो ये देखने जा रहा था कि कैतियान आज रात क्या करना चाहता है। क्या तुम्हें कुछ करना है? अगर कुछ गड़बड़ है तो जाने दो। सुयूमो ने भी हुआन फैंग की झिझक देखी और बहुत सोच समझकर कहा। नहीं, ठीक है, चलो शाम को डिनर पर चलते हैं। हुआन फैंग ने कहा कि कैतियान को वहां कोई समस्या नहीं होगी और वो तियान जून से उसकी निगरानी के लिए किसी को भेजने के लिए भी कह सकते हैं। हुआन फैंग को सुयूमो के बारे में थोड़ा दोषी महसूस हुआ, विशेष रूप से पिछली रात जब उसकी एक प्रेमिका थी। हुआन फैंग को सुयूमो के लिए अधिक खेद महसूस हुआ, इसलिए हुआन फैंग सुयूमो के दुर्लभ निमंत्रण को अस्वीकार करने को सहन नहीं कर सके। अपने आप को मजबूर मत करो, आप किसी भी समय एक साथ खा सकते हैं। यदि आपको कुछ करना है तो आपके पास एक और दिन हो सकता है। सुयूमो अभी भी हुआन फैंग के बारे में चिंतित है। ये ठीक है, भले ही यह कुछ हो, आपके साथ खाना महत्वपूर्ण नहीं है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चुप रहें, सू ने एक नजर में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान छिप नहीं सकी। मैंने कहा, क्या आप दोनों मेरे सामने अपना प्यार नहीं दिखा सकते? इसी समय जी मेंगजियाओ ने आकर हुआन फैंग और सुयूमो की ओर देखते हुए कहा। इसके अलावा इस बड़े ग्राहक के सुरक्षा गार्ड आपके सामान है लोड कर दिया गया है, आप कब निकलेंगे? आप इस रवैये के साथ ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हुआन फैंग ने असंतोष से कहा। बेशक अन्य ग्राहकों के प्रति मेरा रवैया ऐसा नहीं है, लेकिन जब बात आपकी आती है तो यह एक अलग कहानी है, जी ने कहा। भेदभाव, तुम लाल फल के भेदभाव हो। मैं आज नहीं जा रहा हूं, हुआन फैंग ने रोते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों फिर से शुरू कर रहे हो। सुयूमो अवाक है और कहती है, हुआन फैंग कृपया पहले सामान उतारे और फिर मुझे लेने आए। मेंगजियाओ, आप भी हमेशा हुआन फैंग को इस तरह निशाना न बनाएं। मैंने उसे निशाना नहीं बनाया, जी मेंगजियाओ ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन शायद उसे भी लगा कि वो उतनी मजबूत नहीं है। फिर उसने कहा, मैं वहां गई हूं और मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करते नहीं देखना चाहती।
ये लड़की समय से पहले रजोनिवृत्ति में प्रवेश नहीं करेगी। हुआंग फैंग ने जी मिंगजियाओ की पीठ की ओर देखा और कहा, क्या कहना है? सु यूमो ने हुआंग फैंग को मारा और कहा, मैं देख सकता हूं कि म्यूजू और मैं दोनों प्यार में व्यस्त हैं, उत्तेजित हैं, लेकिन वस्तु से बात भी करना चाहते हैं, दूसरों को प्यार दिखाते हुए नहीं देख सकते। सु यूमो को ये कहते हुए सुनकर कि तांग मिक्सू भी प्यार में व्यस्त है, हुआंग फैंग का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। ये देखकर कि सु यूमो कुछ अलग नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप उसे एक साथी ढूंढने में मदद कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। मेंगजियाओ और उसके परिवार को ये पसंद है। इस बिंदु पर सु यूमो अचानक रुक जाती है। उसके परिवार का क्या हुआ? हुआंग फैंग ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, आखिरकार यह उसका निजी व्यवसाय है, हमारे लिए ज्यादा पूछना ठीक नहीं है। सु यूमो का चेहरा भी अप्राकृतिक था। हुआंग फैंग सु यूमो के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं, भले ही वे जी मिंगजियाओ को लक्ष्य ढूंढने में मदद करें, जी मिंगजियाओ का परिवार सहमत नहीं होगा तो सब व्यर्थ है। सु यूमो के अपनी बात खत्म न करने का कारण यह है कि उनका परिवार बहुत अच्छा नहीं है। उसे डर है कि हुआंग फैंग फेंग उसके बारे में पूछेगा। उन्होंने अभी तक तैयारी के बारे में कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है। ठीक है, मैं पहले सामान ले जाऊंगा और बाद में तुम्हें ले लूंगा। हालांकि हुआंग फैंग ने कुछ अनुमान लगाया, लेकिन उसने सु यूमो को यह पूछने के लिए मजबूर नहीं किया कि उसका क्या मतलब है। अगर उसे कुछ पता होता तो वो सु यूमो के पहल करने और उसे खुद से कहने का इंतजार करता, जैसे कि उसके पास उसके कुछ रहस्य थे। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना, सु यूमो ने कहा। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 797 युगांत शास्त्र। सारा रास्ता बहुत सुगम था। हुआंग फैंग की टीम उस गोदाम पर पहुंची जिसे उसने पहले किराए पर लिया था। जब ड्राइवर चले गए और हुआंग फैंग को यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर भंडारण में मौजूद सौंदर्य प्रसाधनों को रिंग में रखना शुरू कर दिया। हालांकि 2 अंगूठियां हैं, इन सभी चीजों को एक समय में रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग 2 पूर्ण रिंग स्थापित करने के बाद गोदाम में विला में गए और निंग वुशुंग को बुलाया। इतने सारे 2 नैपकिन में पूरा सौंदर्य प्रसाधन देखकर निंग वुशुंग आश्चर्यचकित रह गई। आखिरकार वो वास्तविक दुनिया में नहीं आई है और हर बार हुआंग फैंग ने उसे केवल कुछ सौंदर्य प्रसाधन दिए। इसलिए निंग वुशुंग ने हमेशा सोचा कि हुआंग फैंग की दुनिया में इस चीज की मात्रा इतनी अधिक नहीं है। अप्रत्याशित रूप से आज उसने बहुत कुछ देखा। ठीक है, मुझे अब माल की स्थिर आपूर्ति मिल गई है, भविष्य में इन चीजों की मात्रा केवल बढ़ेगी, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। आप नहीं जानते कि ये चीजें वहाँ कितनी लोकप्रिय है। महिलाएं पूरे दिन मुझसे पूछती हैं कि क्या मेरे पास कोई नया उत्पाद है। इस बार वे आखिरकार संतुष्ट हो सकती हैं, निंग वुशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग वुशुंग का कारोबार अब बहुत बड़ा है। पहले ये केवल कपड़े और कपड़े का व्यवसाय था और यह केवल सुपे के कब्जे वाले क्षेत्र में ही था। हालांकि अब वास्तविकता में हुआंग फैंग के समर्थन के साथ उसका व्यवसाय अधिक से अधिक बढ़ रहा है। न केवल कपड़ों का व्यवसाय बल्कि सौंदर्य प्रसाधन, शराब और यहाँ तक कि हथियारों का भी। हालांकि बाद वाले 2 फिलहाल मात्रा में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वे समान रूप से लोकप्रिय है। इस समय निंग वुशुंग की प्रसिद्धि कई स्थानों पर फैल गई है और उनके व्यवसाय का दायरा भी बढ़ रहा है, जो सुपे के कब्जे वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हालांकि बाकी जगहों पर फौज और बीमा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कारोबार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पहले से काफी बेहतर है। इस अवधि में निंग वुशुंग और जियो कुई ने हुआंग फैंग के लिए बहुत पैसा कमाया है। हुआंग फैंग ने अभी इसे वापस नहीं लिया है, अन्यथा ये बहुत बड़ी रकम है। ज्यादा मत थको, तुम धीरे धीरे पैसा कमा सकते हो। हुआंग फैंग ने देखा कि निंग वुशुंग का चेहरा थका हुआ था। उन्होंने चिंता के साथ कहा, मैं अब आपका अनुसरण नहीं कर सकता और नहीं आपकी देखभाल कर सकता हूँ। मैं केवल आपके लिए और अधिक पैसे कमा सकता हूँ, निंग वुशुंग ने कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब व्यवसाय करना दिलचस्प है। हुआंग फैंग अभी भी बहुत प्रभावित है, उसके लिए सोचना बेहतर है। ऐसी लड़की को वो अपने बारे में कैसे सोचने दे सकती है? हुआंग फैंग इस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने अपने पिछले जीवन में आकाशगंगा को बचाया था, अन्यथा उसके जीवन में इतना आशीर्वाद कैसे हो सकता था और कई आदर्श लड़कियों द्वारा उसे पसंद कैसे किया जा सकता था। निंग वुशुंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद हुआंग फैंग ने बाकी सभी सौंदर्य प्रसाधन अली को दे दिए। अली की दुनिया को निंग वुशुंग के समय और स्थान की तुलना में अधिक सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता है। आखिरकार निंग वुशुंग के समय और स्थान में कई महिलाएं घर के अंदर ही रहती हैं, इसलिए इसे बेचना धीमा होगा। हालांकि अली की दुनिया में जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है। महिलाएं हर जगह लड़ने की मजबूत क्षमता रखती हैं और अब केवल पुरुष ही जोखिम लेने वाले नहीं रह गए हैं। इस तरह अली के कॉस्मेटिक्स जल्द ही मशहूर हो गए। वहीं हुआंग फैंग की चीनी भाड़े की रेजिमेंट प्रासंगिक चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, इसलिए वहां पैसा बनाने की गति धीमी नहीं है। अली को कुछ चीजें समझाने के बाद हुआंग फैंग ने इसे देखा और लगभग समय हो गया था, इसलिए वो तियानजियाओ समूह में पहुंचे और काम के बाद रात के खाने के लिए सु यूमो को लेने के लिए तैयार हुए। हुआंग फैंग देने के लिए सु यूमो के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार है। हालांकि अन्य समय और स्थान के लोगों के पास आवश्यक रूप से ऐसा अवकाश नहीं होता है। कई लोगों को तो कभी भी मौत का सामना करना पड़ता है। MOR भागो, दुष्ट लोग आसपास हैं। नहीं, हम इस तरह नहीं भाग सकते। हमें खाने पीने के लिए कुछ ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। धिक्कार है, यहाँ वे सभी घृणित लोग हैं। हमें भोजन कहाँ मिलेगा? किसी समय और स्थान में शहर जैसे खंडहर में कई युवा कोने में छिपे हुए हैं, कहीं से कुछ भयानक होने के डर से घबराए हुए चारों ओर देख रहे हैं। यदि आप हवा से शहर को देखें तो आप पाएंगे कि सड़क पर कुछ जीवित लोग हैं, लेकिन कुछ जीवित लोग कठपुतलियों की तरह लगातार घूम रहे हैं और परित्यक्त कारें हर जगह है। कुछ को तोड़ दिया गया है, कुछ अभी भी जल रहे हैं। सड़क के दोनों ओर के स्टोरफ्रंट में इस समय कोई भी जीवित नहीं है। खिड़कियां दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हैं और अंदर का सामान जहां तहां बिखरा हुआ है। पूरा शहर खंडहर हो गया है और जीवन की सांस महसूस नहीं कर पा रहा है। यह एक अंत है, वास्तविक अंत है।
और वे युवा अब तक दुनिया के कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। वे वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं, उस तरह के ज़ोंबी नहीं बने हैं जो शहर में हर जगह देखे जा सकते हैं, और उनकी अपनी चेतना है, इसलिए वे भाग्यशाली हैं। लेकिन साथ ही वे दुर्भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया के अंत के आने के लिए कोई तैयारी या अनुभव नहीं है, इसलिए उनके पास अब कोई भोजन नहीं है, और वे किसी भी समय लाशों द्वारा पाए जा सकते हैं, इसलिए वे घबरा गए हैं। वे नहीं जानते कि संसार का अंत कैसे हुआ, और वे नहीं जानते कि इसका अंत कब होगा। मुझे याद है कि मेरे सामने सड़क पर एक सुविधा स्टोर था, क्या वहां कोई संक्रमित भोजन होना चाहिए? एक युवक ने कहा। लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, वे खतरनाक लाशें हमें ढूंढ लेंगी। एक अन्य युवक ने अपने चेहरे पर डर के साथ कहा कि वो केवल एक छात्र था, लेकिन दुनिया के अंत के करीब आने के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि कई छात्रों और शिक्षकों को लाशों ने काट लिया, और फिर वे भयानक जीवित मृत बन गए, जो वो नहीं चाहता था। मैं यहाँ लंबे समय से हूँ और मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं इसके लिए लड़ूं। जाहिर है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो भोजन लेने के लिए सहमत हैं। वे भोजन की तलाश में अपने छिपने के स्थानों से बाहर आते हैं। खाली हाथ लौटेंगे तो मरेंगे ही। इस समय उन्हें कोई भोजन नहीं देगा, वे इसे केवल स्वयं ही पा सकते हैं। हाँ, यदि तुम इसे लिखोगे तो तुम मर जाओगे। जाओ और देखो। लोग शीघ्र ही एक समझौते पर पहुंच गए। जब उन्होंने सामने सड़क देखी तो वहां कुछ बिखरे हुए और सबसे निचले स्तर के ज़ॉम्बीज थे, और उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। ये निम्नतम स्तर के ज़ॉम्बी प्रतिक्रिया देने में धीमे थे, और उनकी धारणा दूरी भी बहुत करीब थी। जब तक वे बहुत करीब न हो, कोई समस्या नहीं थी। वे आक्रमण की पहल नहीं करते थे। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 798 बचाव। लोग सावधानी से आगे बढ़े और सबसे निचले ज़ॉम्बी को कुछ ही दूरी पर देखते रहे। अनुकूलन की एक अवधि के बाद दुनिया में जीवित बचे लोगों ने अपनी ताकत के अनुसार लाशों का वर्गीकरण किया। सबसे निचला स्तर पहला स्तर है, और ऐसे ज़ॉम्बी की संख्या भी सबसे बड़ी है। उनकी युद्ध शक्ति एक सामान्य मानव के बराबर है, यहाँ तक कि एक सामान्य मानव से भी कमजोर है। ऐसे ज़ॉम्बी केवल वायरस से संक्रमित होते हैं या अन्य ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाते हैं, और उनकी प्रारंभिक अवस्था बहुत मजबूत नहीं होती है। हालांकि ज़ॉम्बी इंसानों को काटकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, या जब उन्हें काटा जाता है तो उनमें उत्परिवर्तन होता है। इस तरह जब वे ज़ॉम्बी बनेंगे तो उनकी ताकत और मजबूत हो जाएगी। बेशक वे भी एक मजबूत मानवीय स्थिति में हैं। काटे जाने के बाद वे ज़ॉम्बी बन जाएंगे और उनके पास मजबूत ताकत होगी। इन ज़ॉम्बीज का स्तर 1 ग्रेड से अधिक है। वर्तमान में जीवित मनुष्यों द्वारा देखी जाने वाली लाशों का उच्चतम स्तर स्तर 6 की लाशें हैं। इन लाशों में भयानक आक्रमण शक्ति और रक्षा शक्ति और यहाँ तक कि कुछ क्षमताएं भी हैं। वे ज़ॉम्बीज के राजा है। हालांकि ज़ॉम्बीज जितने अधिक उन्नत होंगे, संख्या उतनी ही कम होगी। बेशक भले ही संख्या छोटी हो, उनकी विनाशकारी शक्ति अद्भुत है। ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई उच्च स्तरीय लाश से मिलता है, तब तक मूल रूप से जीवन की कोई संभावना नहीं है। सौभाग्य से इन लोगों को अपने सामने वरिष्ठ ज़ॉम्बी नहीं मिल रहे हैं। सड़क पर धीरे धीरे चलने वाले प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी को छोड़कर उन्हें द्वितीय श्रेणी का ज़ॉम्बी भी नहीं दिखता है, जिससे उनकी उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। जल्दी करो, यह आगे है, ये जल्द ही आ रहा है। नेतृत्व करने का प्रभारी व्यक्ति पीछे मुड़ा और अपने साथियों को ये कहने के लिए प्रोत्साहित किया कि ऐसी दुनिया में यदि मनुष्य जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा वे ज़ॉम्बी द्वारा मारे जाने से पहले गिर गए और मर गए होंगे। ध्यान से, उस आदमी ने अभी अभी बोलना समाप्त किया था, लेकिन उसने अपने पीछे कुछ लोगों को जोर जोर से उसे याद दिलाते हुए सुना। उसे एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था और वो बचना चाहता था, लेकिन फिर भी वो एक कदम धीमा हो गया। ओह, कोने से एक लंबा ज़ॉम्बी अचानक प्रकट हुआ। इससे पहले कि वो आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे आसानी से ऊपर उठा लिया। ये लेवल 2 ज़ॉम्बी है। चीख पुकार मच गई। लेवल 2 की ज़ॉम्बीज लेवल 1 की तुलना में बड़ी हैं। इसके अलावा वे हमले या बचाव में लेवल 1 की तुलना में बहुत अधिक हैं। हालांकि ऐसे ज़ॉम्बी अभी भी निम्न स्तरीय ज़ॉम्बी से संबंधित हैं, लेकिन वे सामान्य ज़ॉम्बी से बेहतर हैं। अगर इन लोगों के पास बंदूकें हों तो इन्हें एक ही गोली से मारा जा सकता है। जाहिर है, राजधानी में उनके पास बंदूकें या खंजर भी नहीं है। जो आदमी ज़ॉम्बी द्वारा पकड़ा गया था, उसने ज़ॉम्बी के नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया। हालांकि उसकी ताकत स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बी जितनी बड़ी नहीं थी, इसलिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद भी वो इसे अर्जित नहीं कर सका। ये देखना कि ज़ॉम्बी आदमी को काटने वाला है, बाकी लोग एक पल के लिए झिझके, दौड़े और अपने साथियों को बचाने के लिए ज़ॉम्बी पर मुक्का मारा। क्योंकि यह केवल 2ym दर्जे का ज़ॉम्बी है, लोग अजेय महसूस नहीं करते हैं और उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। बेशक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ही जानता है कि सुपरमार्केट कहाँ है, यही कारण भी है। ओ, ज़ॉम्बी को जनता ने घेर लिया था और खाने के दर्द के कारण उसने चीख निकाली। आखिरकार ये केवल एक द्वितीय श्रेणी का ज़ॉम्बी था, अजेयता की स्थिति में नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर था। इतने लोगों से घिरा होगा तो दुख होगा। अच्छा नहीं, इस आदमी की आवाज ने आसपास के ज़ॉम्बी को आकर्षित किया। इस समय उन लोगों को अचानक पता चला कि ज़ॉम्बी की आवाज के साथ आसपास के बहुत सारे ज़ॉम्बी इस तरफ आ गए। हालांकि प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी आए, लेकिन वे बड़ी संख्या का समर्थन नहीं कर सके। एक बार जब वे इन लाशों से घिर गए तो उनके पास मरने का केवल एक ही रास्ता था। लोगों ने पागलों की तरह ज़ॉम्बी पर हमला किया। हालांकि इसने दूसरे पक्ष की काटने की कार्रवाई को रोक दिया, लेकिन इससे दूसरे पक्ष को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार वे निहत्थे थे। क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा? भीड़ ने अधिक से अधिक लाशों को चारों ओर आते देखा, अधिक से अधिक घबराहट हुई और यहाँ तक कि कई लोग भागना चाहते थे। आखिरकार उनके लिए इसे घसीटना बहुत खतरनाक बात है। छूना इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई। दूसरे स्तर के ज़ॉम्बी के सिर पर सीधे गोली मारी गई और गहरे हरे रंग का तरल आसपास के लोगों को छू गया। हालांकि इस समय कोई भी बीमार महसूस नहीं करता, यहाँ तक कि उत्साह और खुशी से भी भरा हुआ नहीं।
अचानक हुई गोलीबारी से साफ पता चलता है कि आसपास इंसान है और इन इंसानों के हाथों में हथियार है। निश्चित रूप से अभी अभी गोली चलने के बाद बहुत अधिक गोलीबारी हुई। सामरिक जैकेट पहने बंदूकों से लैस कई लोग दूर से उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए और पास आ रहे ज़ॉम्बीज पर गोली चला रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? ज़ोंबी को खिलाने का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो, नेता ने कई लोगों पर चिल्लाया जो अभी भी भ्रमित थे। ओह अच्छा, वे लोग बस प्रतिक्रिया करते हैं और उस स्थान पर भाग जाते हैं जहां से वे आते हैं और उनका पीछा करते हैं। ये देखकर कि ये लोग आए हैं, जो लोग बचाने आएंगे वे उसी समय गोली मारकर पीछे हट जाएंगे। भले ही उनके हाथ में हथियार हो, फिर भी वे यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा होगा, कौन जानता है कि बाद में वरिष्ठ ज़ॉम्बीज होंगे या नहीं। जल्दी करो सभी सवार, एक निचोड़। वे एक बख्तरबंद हमला वाहन के पास आए और कहा। जो निहत्थे हैं वे क्रम से बस में चढ़ते हैं। जब सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं तो कार तुरंत चल पड़ती है। इस समय उनके आसपास कई ज़ॉम्बीज हैं और जल्द ही उन्हें घेर लिया जाएगा। भागो मुखिया, अधेड़ उम्र के आदमी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। फिर बख्तरबंद वाहन तेज गति से चलने लगा और अपने सामने मौजूद ज़ोंबी से टकरा गया। उन साधारण निम्न स्तरीय लाशों को या तो कार ने टक्कर मार दी और मार डाला। हालांकि कुछ ज़ॉम्बीज ने कार पर हमला किया, लेकिन जाहिर है उनकी हरकतें व्यर्थ थीं। उनकी ताकत अकेले कार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये बख्तरबंद कार स्पष्ट रूप से परिष्कृत है। इसकी लंबी और निरंतर लंबाई है, जो कई लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त अश्वशक्ति और मजबूत सुरक्षा है। जब तक यह विशेष रूप से असामान्य ज़ॉम्बीज को नहीं छूता, तब तक लोग इस कार में सुरक्षित हैं। तुम लोग जीना नहीं चाहते, तुम बस यहाँ नंगे हाथ दौड़ते हो। बख्तरबंद वाहन को ज़ोंबी समूह से आसानी से बाहर निकलते देखने से पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कई लोगों पर चिल्लाया। एनडीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 799 रात्रि दृष्टि उपकरण। हम खाना ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। अगर हमारे पास और नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे, और हमें यहाँ दूसरे दर्जे की ज़ोंबी को देखने की उम्मीद नहीं थी, किसी ने समझाया। अब अधिक से अधिक वरिष्ठ लाशें हैं, पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक माध्यमिक लाशें हैं। यदि आपके पास दिमाग नहीं है तो अगली बार आपको इतना अच्छा भाग्य नहीं मिलेगा। वैसे मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। आप मुझे मार्कस कह सकते हैं, जो टीम का लीडर है। टीम, वो लोग असमंजस में पड़ गए और फिर उन्होंने देखा कि उनके पीछे अभी भी 3 कारें थीं। इससे पहले वे नोटिस करने में बहुत घबराए हुए थे। इतना खराब भी नहीं। उस आदमी ने सिर हिलाया, फिर उसने एक सिगरेट निकाली, उसे अपनी नाक के नीचे रखा और उसे सूंघा, लेकिन उसने उसे सुलगाना नहीं छोड़ा। अब उनके लिए सिगरेट भी एक विलासिता है। एक कम, आपने अभी कहा, बाहर आओ और खाने के लिए कुछ ढूंढो। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? मुझे पता है कि मेरे सामने सड़क पर एक सुविधा स्टोर है, वहाँ शुद्ध पानी और भोजन होना चाहिए। सड़क का नेतृत्व करने वाले प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि वो टीम के सदस्यों के बहुत आभारी हैं। अगर वे समय पर नहीं आते तो उनकी मौत हो गई होती। इसके अलावा ये बचाए गए लोग स्पष्ट रूप से टीम का अनुसरण करना चाहते हैं। अशांत समय में जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, तभी हम जीवित रहने के लिए अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। यदि हम अकेले कार्य करते हैं, जब तक कि हमारी क्षमता आकाश के विरुद्ध न हो, अन्यथा यह मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं है। ठीक, चलो चलते हैं, मार्कस ने कहा। सुविधा स्टोर ढूंढना कठिन नहीं था। सभी लोग सहजता से पहुंचे। कुछ लोगों को देखने के लिए छोड़ दिए जाने के बाद बाकी लोग भोजन और पानी खोजने के लिए सुविधा स्टोर में चले गए। इस सुविधा स्टोर का क्षेत्र छोटा नहीं है, हालांकि ये स्पष्ट है कि इसे पहले भी लूटा और लूटा जा चुका है। अलमारियां काफी मात्रा में बिखरी पड़ी हैं। हर तरह का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सौभाग्य से सब कुछ नहीं लूटा गया है और अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। जल्दी करो, याद रखें सभी बैग न खोलें, वे चीजें संक्रमित हो सकती हैं। इसके अलावा भोजन और पानी खोजने पर ध्यान दें और अन्य महत्वहीन चीजें न लाएं। आखिरकार कार में चीजों के लिए सीमित जगह है, मार्कस ने आदेश दिया। इस बार उन्होंने कुछ लोगों को उठाया और जगह छोटी थी। लोगों ने एक के बाद एक काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही उनके द्वारा खाया जाने वाला सारा भोजन और पानी कार में ले जाया गया। मार्कस के जाने से पहले उसने सिगरेट का एक पैकेट लिया और अपनी जेब में रख लिया। टीम जल्द ही फिर से शुरू होगी और शहर के बाहर की मुख्य सड़क का अनुसरण करेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? बचाए गए लोगों में से कुछ ने संदेह से पूछा। शहर के बाहर। मैंने रेडियो पर सुना कि रेगिस्तान में बचे हुए इंसानों ने एक नखलिस्तान खोल दिया है और हम वहां जाएंगे, मार्कस ने धूम्रपान करते हुए कहा। रेगिस्तान? हाँ, यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी ये केवल वही है। शुरुआत में यह ज़ोंबी वायरस से संक्रमित नहीं था और अब भी यह वहाँ सुरक्षित है। मार्कस ने कहा कि अब हर शहर में ज़ोंबी हैं, जो बहुत खतरनाक है, केवल रेगिस्तान में जहाँ वायरस का संक्रमण नहीं हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि रेगिस्तान में पानी और भोजन स्पष्ट रूप से शहर में समृद्ध नहीं है। यही कारण है कि मार्कस को जाने से पहले अधिक भोजन और पानी लेना चाहिए। अंधेरा हो रहा है। बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण शहर के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। जैसे जैसे रात करीब आती है, ये स्पष्ट है कि दृष्टि अभी भी प्रभावित होती है। नाइट विशन लाओ, मार्कस ने वॉकी टॉकी पर कार में सभी लोगों से कहा। आदेश मिलने के बाद सभी लोगों ने अपने बैकपैक से नाइट विजन उपकरण निकाल लिया। उसी समय मार्कस ने हथियारों से भरा बैग लिया, उसे खोला और उन लोगों के लिए हथियार निकाले जिन्हें पहले बचाया गया था। हर किसी के लिए एक ले लो। इस समय हम केवल एक साथ रह सकते हैं। जो लोग दुनिया के अनुकूल नहीं होते हैं उन्हें जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। तुम्हें बंदूकों का उपयोग करना और लोगों को मारना सीखना चाहिए, मार्कस ने कहा। वे लोग जल्दबाजी में उनमें से अपने पसंदीदा हथियार चुनने आ गए। ये लोग पहले आम नागरिक थे और इन्होंने कभी बंदूकें नहीं छुई थी। हालांकि अब दुनिया ऐसी ही है। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इन चीजों का उपयोग करना सीखने के लिए खुद को मजबूर करना होगा। ये देखते हुए कि सभी लोगों ने इसे चुना है, मार्कस ने बैग दूर रख दिया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि बैग में प्रकाश की किरण थी और फिर हथियार के पास एक रात्रि दृष्टि उपकरण गायब हो गया। काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्राइवर को छोड़कर कार में सभी को आराम है।
हालांकि वे सभी अपने हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं और अपने उपकरण उतारने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इतनी खतरनाक दुनिया में कोई भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वे अगले सेकंड में भी सुरक्षित रहेंगे। जब हुआन फैंग तियानजियाओ समूह के गेट पर गाड़ी चलाते हैं तो काम से निकलने का समय अभी तक नहीं आया है। भाई हुआन, क्या आप यहाँ हैं? जैसे ही हुआन फैंग कार से बाहर निकले, गार्ड रूम में एक सुरक्षा गार्ड बाहर भागा और हुआन फैंग का विनम्रता से स्वागत किया। हुआन फैंग के पास अभी भी इस सुरक्षा गार्ड के बारे में कुछ धारणाएं हैं। ऐसा लगता है कि उसका उपनाम यांग है। वो सामान्य समय में युवा और सक्रिय है। जियो यांग, क्या आप आज ड्यूटी पर हैं? हुआन फैंग ने कहा कि हालांकि हुआन फैंग की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इस सुरक्षा गार्ड से भी बड़े हैं। इसके अलावा वो पहले सुरक्षा विभाग के प्रबंधक थे, इसलिए जियो यांग को चिल्लाने में कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई हुआन। सुरक्षा गार्ड दौड़कर हुआन फैंग के पास गया और बोला, अगर मैं दरवाजा खोलूं, भाई हुआन, क्या आप अंदर आएंगे? हालांकि हुआन फैंग अब उसका बॉस नहीं है, सुरक्षा गार्ड अभी भी हुआन फैंग के प्रति बहुत सम्मानजनक और विनम्र है। आखिरकार प्रबंधक वांग ने समझाया कि जब हुआन फैंग कंपनी में आते हैं तो कोई भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इसके अलावा कंपनी के उप महाप्रबंधक सुयुमोजी के साथ हुआन फैंग का प्रेम संबंध एक खुला रहस्य बन गया है। हुआन फैंग को अपमानित करने की हिम्मत पर किसको ध्यान देना चाहिए? नहीं, बस कार को बाहर छोड़ दो, ये जल्द ही ड्यूटी से बाहर होने वाली है, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद हुआन फैंग ने इस युवा यांग से बात की। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद सुरक्षा विभाग में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। केवल भाई वांग ही प्रबंधक बने और अन्य लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ और कोई नए लोग नहीं आए। इसके अलावा यहाँ मुख्यालय या नीचे की फैक्ट्रियां कोई भी नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब हुआन फैंग और जियो यांग बातें कर रहे थे, सुयुमो उसके पास आई थी। वो जानती थी कि हुआन फैंग उसे लेने आएगा, लेकिन वो कुछ मिनट पहले ही चली गई थी, नहीं तो बाद में वो उन कर्मचारियों के साथ बाहर आ जाएंगी। वो जरूर घिरी होगी। हालांकि सुयुमो को अपने और हुआन फैंग के बारे में जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे घिरे रहना पसंद नहीं था। क्या आप यहाँ हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। हुआन फैंग ने सुयुमो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मैं D66। आप अकेले हैं? छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 800 जबरन वसूली गया। हुआन फैंग और जियो यांग नमस्ते कहते हैं। अलविदा भाई हुआन, अलविदा राष्ट्रपति सु। जियो यांग ने विनम्रता से कहा, अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हुआन फैंग और सुयुमो के बीच का रोमांस सच है। आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? हुआन फैंग ने गाड़ी चलाते हुए सुयुमो से कहा। सुयुमो के पास खाने के लिए कोई विशेष भोजन नहीं है, वो सिर्फ हुआन फैंग के साथ खाना चाहती है। इसके अलावा रेस्तरां की शेफ का स्वाद हुआन फैंग जितना अच्छा नहीं है। जो भी हो, आप तय करें, सुयुमो ने कहा। रेखा, हुआन फैंग ने उत्तर दिया। इस बार हुआन फैंग को विशेष रूप से अच्छे वातावरण वाला एक पश्चिमी रेस्तरां मिला। वे एक ही समय पर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, इसलिए वे बहुत सहज मूड में थे। हालांकि हुआन फैंग इसे घर पर स्वयं बना सकते हैं और इसका स्वाद बेहतर है। आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से अतुलनीय है। जब हुआन फैंग सुयुमो के साथ खाना खा रहा था, दूसरी तरफ कैतियान भी खा रहा था। लाओ यू और उस रात पेंग चेंगफू पर हमला करने वाले लोग उसके साथ खाना खा रहे थे। खाने के लिए क्लब का माहौल भी बहुत अच्छा है और व्यंजनों का स्वाद भी अच्छा है। हालांकि कैतियान को स्पष्ट रूप से कोई भूख नहीं है और वो थोड़ा डरा हुआ लगता है। साई शाओ, क्या आप आज हमें पैसे देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? गैंगस्टर का मुखिया कीमती रेड वाइन पीते हुए कैतियान को देखकर मुस्कुराया और पूछा। अरे, अमीर लोग वास्तव में इसका आनंद लेंगे। अगर कैशाओ नहीं होती तो हमारे पास इतनी अच्छी डिश नहीं होती। साथ ही वो अधिक आश्वस्त था कि वो पैसे के लिए कैतियान को पीटना चाहता था। हालांकि कैतियान ने उन्हें एक व्यक्ति को 10 लाख युआन देने का वादा किया था। उन्होंने उस समय सोचा कि यह एक बड़ी संख्या थी, लेकिन बाद में जब गैंगस्टर शांत हो गया तो उसने अपना मन बदल दिया। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि कैतियान इस मामले के उजागर होने से बहुत डरता था, तो उस पर दस्तक देने का यह अवसर क्यों न लिया जाए। ठीक है, मैं आपको पैसे के लिए बाद में कॉल करूंगा, कैतियान ने कहा। साई शाओ, मुझे लगता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। धमकाने वाले नेता ने कप में शराब पी, फिर कैतियान की ओर बुरे चेहरे से देखा और कहा, आपने पहले जो 10 लाख कहा था उसमें से बहुत कम था। आखिरकार ये मानव जीवन का मामला है। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें, रहस्य हमेशा के लिए रखें, आपको अधिक भुगतान करना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप पहले सहमत नहीं थे? ये सुनकर लाओ यू अचानक उठ खड़ा हुआ, गैंगस्टर की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, आखिरकार ये उसका विचार है। अब इसने गलतियां की हैं। यदि कैतियान का फिर से खून बह रहा है तो वो खुद को दोषी ठहराएगा। क्या हम पहले सहमत हुए हैं? मुझे याद क्यों नहीं है, गैंगस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्थात कौन सहमत हुआ? क्या तुमने सुना? हमने पहले कुछ नहीं कहा। अन्य गैंगस्टर सभी सहमत हुए। ये भाग्य बनाने का मौका है। इस बार वे चूक गए। भविष्य में उनके लिए इतना पैसा जुटाना आसान नहीं है, इसलिए वे सभी अपने नेता से सहमत हुए और कैतियान को कड़ी पिटाई की। वो इन विद्रोही गैंगस्टरों से बहुत क्रोधित था। हालांकि कैतियान का चेहरा शांत था। उसकी झिझक भरी नजर गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने शांति से गैंगस्टर नेता की ओर देखा और कहा, ओह, तुम्हें कितना चाहिए? तुम हमेशा के लिए चुप रह सकते हो। जब कैतियान ने कहा, हमेशा चुप रहो, तो उसने विशेष रूप से अपनी आवाज को तेज कर दिया। हालांकि उन गैंगस्टरों ने स्पष्ट रूप से यह नहीं पहचाना कि इसमें क्या गलत था। नेता ने कैतियान को समझौता करते देखा और गर्व से अपना दाहिना हाथ उठाया। 5 मिलियन, एक के लिए 5 मिलियन। भले ही यह मामला अतीत में हो, हमारे भाई हमेशा के लिए रहस्य रखेंगे और आधी सजा भी नहीं देंगे। उन्होंने इस समय के नियोक्ता सियाय तियान की पृष्ठभूमि की जांच की है, इसलिए वे सियाय तियान की धन उपलब्ध कराने में असमर्थता के बारे में चिंतित नहीं है। 5 मिलियन, ये उतना बुरा नहीं है,
कैतियान ने कहा कि वो उन गैंगस्टरों के चेहरे देखने के लिए उत्साहित था, और फिर उसने कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि पैसे लेने के बाद आप वास्तव में अपना वादा निभाएंगे और यह कभी मत कहो। आपको केवल हमें प्रत्येक को 5 मिलियन युआन देने होंगे। हमारे भाई स्वर्ग की कसम खाते हैं कि वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे, धमकाने वाले नेता ने कहा। लेकिन उसने सोचा, मैं हाँ नहीं कह सकता, लेकिन जब पैसे नहीं होंगे तो वो कैतियान को फिर से ब्लैकमेल कर सकता है। जब तक हैंडल उनके हाथ में है, कैतियान उनका एटीएम है। साई शाओ, ये लाओ यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसे कैसे कहा जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये गैंगस्टर इस वक्त अचानक पछताएंगे। सबसे पहले वे कुछ और पैसे का उपयोग करना चाहते थे ताकि उनमें से एक को दोषी ठहराने के लिए सामने लाया जा सके, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि हाथ में इतना पैसा है और वे जीवन का आनंद लेने के लिए चेहरे से बाहर नहीं है। क्या आप जेल जाना चाहेंगे? इसके अलावा भले ही वो इच्छुक हो, आवश्यक धन कभी भी छोटी संख्या में नहीं होगा। सियाई तियान अनुचित है, वो निश्चित रूप से उन गैंगस्टर्स को देखेगा और उन्हें असहज कर देगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, 5 मिलियन है, मुझे आशा है कि आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं। जब उसने सुना कि कैतियान आखिरकार सहमत हो गया तो धमकाने वाला नेता खुश हुआ, लेकिन उसे पछतावा भी हुआ। उसने चुपके से कहा कि क्या वो कम होगा, अन्यथा कैतियान इतनी खुशी से सहमत नहीं होती। हालांकि हैंडल अभी भी वही है और उसे बाद में ब्लैकमेलिंग जारी रखने का मौका मिलेगा, जिससे उसे बेहतर महसूस होगा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम करते हैं वो है श्रेय, हुडलूम ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। गोज क्रेडिट, बूढ़े ने गुस्से में कहा, लेकिन गैंगस्टर को कोई परवाह नहीं थी। 2 बार डांटने पर भी उसे अधिक पैसे मिल सकते थे। मैं बाहर जाकर तैयार हो जाऊंगा और तुम पीते रहोगे, कैतियान ने कहा। ठीक है साई शाओ, जल्दी करो, खाना खाते समय बदमाशों ने आग्रह किया। लाओ यू उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन कैतियान ने उसे रोक दिया। लाओ यू के दिल में एक बुरा एहसास है। क्या कैतियान खुद से असंतुष्ट है? अपने प्रति मेरा दृष्टिकोण बहुत बदल गया है और मैं बहुत कुछ अलग थलग हो गया हूँ। लाओ यू के पास बैठकर यह सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि अपने और कैतियान के बीच रिश्ते को कैसे सुधारा जाए। निजी